प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा दूसरा क्लास है। कल हमने आपको एग्जाम नगर पे पहला क्लास पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था विज्ञान की शुरुआत से लेकर के, और उसमें हम पहले बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल एक क्लासिफिकेशन के साथ हम कोशिका तक पहुंच गए थे। कोशिका में भी हमने जो है कोशिका की जो शुरुआत की जो मोटी मोटी जानकारियां थी वो सारी जान ली थी। उसके बाद आज हम कोशिका का ही जो दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका के जो भाग होते हैं, आज उनके जो अंग होते हैं कोशिका के, उन कोशिकाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे आज इस क्लास में। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है कोशिका, मतलब पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। हम कोशिका के भाग जानते हैं। आज हमने क्लास में सिर्फ इतना जाना था कि जो कोशिका जो होती है उसके बारे में जो सामान्य जो जानकारियां थी वो हमने कल ही जान ली थी। अब आज हम उसके भागों के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोशिका के भागों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग बनाते हैं। दो भागों में देखिए, एक तो हम कोशिका का बनाते हैं बाह्य आवरण। क्या बनाते हैं? बाह्य आवरण। और दूसरा हम लिखते हैं, उसका नाम है जीव द्रव्य। ये हमने कोशिका के दो भाग बना दिए, ठीक है। यानी कोशिका के अंगों को पढ़ने के लिए हमने क्लासिफिकेशन बनाया है जिसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो भाग है वो हमने लिखा है यहाँ पे जीव द्रव्य। दूसरा जो भाग है वो हमने लिखा है यहाँ पे उसका बाह्य आवरण। यानी आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई मिठाई का डब्बा है। ऐसा समझिए, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि मिठाई का कोई डब्बा है। अब उस मिठाई के डब्बे में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी उस बात को समझिए। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है कि एक तो आपको मिठाई के डब्बे पे एक बाह्य आवरण है, मिठाई के डब्बे पे एक बाह्य आवरण है, और दूसरा उसके अंदर डली हुई है मिठाई। दो चीजें हैं, ठीक है। तो हम किस किस के बारे में जाने? एक तो हम बाह्य आवरण के बारे में जाने कि साहब उसका जो डब्बे का जो बाह्य जो आवरण है उसका वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये बात जानेंगे कि साहब हो सकता है कि या तो ये किसका बना हो, प्लास्टिक का बना हो, या हो सकता है कि साहब ये पेपर का बना हो, यानी कि कागज का बना हो, ये इस तरीके से। तो हम एक तो इनके बारे में जान लें। एक अब हम उसके बाद ये जानना शुरू करेंगे भाई जो मिठाई जो होती है उस मिठाई में क्या क्या चीज मिलाई हुई होती है, वो मिठाई जो है वो किस चीज के कंपोजिशन से मिलकर के बनी है। ये बात हम किसमें जानेंगे? यहाँ जानेंगे। यानी इस एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि सबसे पहले जिस बाह्य आवरण की बात मैं कर रहा हूँ वो बाह्य आवरण आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यानी आप इस मिठाई के डब्बे से इस कोशिका का आकलन कीजिए, इसको समझिए, ये अपने आप समझ में आएगा। कोई परेशानी की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अब समझिए मित्रों, ये जो बाह्य आवरण मैंने लिखा है, इस बाह्य आवरण में यानी हम कोशिका के जो दो भाग, कोशिका के जो अंगों के हमने जो दो पार्ट बनाए हैं, एक बाह्य आवरण और दूसरा जीव द्रव्य। तो अब हम जो है बाह्य आवरण को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो, एक तो हम बात करें कि साहब जो कोशिका थी वो कौन सी कोशिका हो सकती थी? पादप कोशिका हो सकती थी। एक हम देखें कि साहब इसकी जो कोशिका थी वो कौन सी कोशिका हो सकती है? जंतु की कोशिका हो सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि साहब ये किसकी कोशिका है? जंतु कोशिका। इस तरीके से लिख देंगे। अब हम अगली बात करते हैं कि साहब आपकी जो पादप कोशिका है, ये जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका के भी हमने क्या कर दिए हैं कि ये जो पादप कोशिका का बाह्य आवरण है, इस पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो क्या कहलाता है? तो साहब इसका जो बाह्य आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हम देखें कि साहब जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो साहब इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा झिल्ली। तो ये क्या बन गई? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। फिर दूसरी बात हम कर लें कि कोशिका भित्ति जो होती है ये किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो सेलुलोज, एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से उसने सवाल पूछ लिया था। निम्नलिखित में से सेलुलोज है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। उसने पूछा निम्नलिखित में से सेलुलोज है, सामान्य सा प्रश्न पूछा। देखिए निम्न में से सेलुलोज है। उसने ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, उसने दूसरा ऑप्शन दिया जटिल कार्बोहाइड्रेट, उसने तीसरा ऑप्शन दिया वसा, चौथा ऑप्शन दिया प्रोटीन। आप जानते हैं सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट, सब जानते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन थे ये तो यहीं खत्म हो गए थे, यहीं लैप्स हो गए थे। अब हमारे सामने सवाल था
कि हम इसे कार्बोहाइड्रेट बोलें या फिर हम इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलें। तो एक बात आप समझिए, ये बात मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। ये हमारा जो है ये जाकर के और मानव पाचन तंत्र में भी जाकर के ये बात आएगी। आप अभी से ध्यान में रखना इस बात को, मानव पाचन तंत्र में। कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास अगर आपने मिस कर ली तो ये जो है मतलब, क्योंकि साइंस में एक दूसरा पार्ट जो है दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके रखता है। तो अगर ये क्लास आप मिस कर देंगे, वो वाली क्लास मिस कर देंगे तो ये बात वहां पे खत्म हो जाएगी, ये वाली कर देंगे तो वो बात वहां पे खत्म हो जाएगी। इसलिए इस बात को, क्लास को मिस मत करना। अब देखिए यहाँ सवाल हमारे सामने ये है कि साहब जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज को हमने कार्बोहाइड्रेट या जटिल कार्बोहाइड्रेट, भाई एक बात तो सामान्य सी है कि सेलुलोज जो है वो है तो क्या, कार्बोहाइड्रेट। मतलब इस बात में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि साहब है तो कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ भी क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट पर जटिल लिख दिया। तो इसका मतलब ये पहले वाला ऑप्शन में क्या था, सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे वाले में फिर क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे सामने दो सवाल, नया सवाल पैदा हो गया कि साहब जब सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट तो हमने उसे जटिल क्यों कहा, हमने उसे सरल क्यों नहीं कहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कहा हमने इसे। आप इस बात को दूसरे एग्जाम्पल, एक जुगाड़ से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि मान लीजिए आप जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा देकर के आता है, आप उस विद्यार्थी से परीक्षा देने के बाद सवाल करेंगे कि बेटा बताइए आपका एग्जाम कैसा हो। जैसे आप उसे सवाल पूछेंगे, अगर विद्यार्थी इंटेलिजेंट था तो कहेगा कि साहब बहुत जबरदस्त वाला पेपर हुआ, एकदम खतरनाक वाला, मेरे हरियाणा में तो कहते हैं भाई लठ गाड़ दी। ठीक है, वो क्योंकि उसका पेपर उस बच्चे को कैसा लगा, बहुत सरल। क्यों लगा उसे बहुत सरल पेपर, इसलिए उसे सरल पेपर लगा कि उस बच्चे को पूरा पेपर आता था, ये आसानी से उसने उस पेपर को कर दिया। तो ये जो आसानी से कर दिया, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये है कि साहब हमने दूसरे बच्चे से सवाल किया, बेटा आपका एग्जाम कैसा हो, उसने बताया साहब मेरा तो बहुत टफ एग्जाम था साहब, हुआ ही नहीं, पूरी कोशिश करी प्रश्न आए ही नहीं, अध्यापक ने पता नहीं कहां से पेपर बना दिया, हमने तो पूरी साल पढ़ी फिर भी नहीं आया। तो भाई क्यों नहीं आया कि साहब पेपर हमारा बहुत टफ था। टफ का मतलब क्या हुआ, बहुत जटिल था, और क्या नहीं हुआ साहब, आसानी से हुआ ही। आसानी क्या करेगी, हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब दो बातें आपके सामने यहाँ निकल करके, एक बात तो यहाँ निकल करके कि साहब सरल था, इसका मतलब आसानी से हो गया। एक बात निकल करके साहब जटिल था, इसका मतलब बच्चे से हुआ ही नहीं, पेपर ही नहीं हुआ। अब साहब ये दोनों बातें क्यों समझा रहा हूँ, ये बात इसलिए समझा रहा हूँ। और बीच में मैंने एक बात बोली, मानव पाचन तंत्र, ये बात मानव पाचन तंत्र में आएगी। वहीं पे ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस पे इतना ज्यादा फोकस करके कि इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग में कि मानव पाचन तंत्र जो है, ये मानव पाचन तंत्र का और इसका क्या संबंध है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग होता है, एक अवशेषीय अंग है हमारे शरीर में, नाम है उसका क्या, अपेंडिक्स। हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है, नाम है उसका अपेंडिक्स। हिंदी में कहते हैं उसे कर्मी रूप परिशेषिका, हिंदी में उसे कर्मी रूप परिशेषिका कहा जाता है। ये हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। कहाँ पे पाया जाता है, आपकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत जहां पे खत्म होती है, जहां पे छोटी आंत खत्म होती है वहीं से बड़ी आंत शुरू होती है। जहां खत्म होगी और बड़ी जहां शुरू होगी, वहां इतनी दूर में थोड़ा नीचे से निकल करके और फिर ऊपर की तरफ एक धागेनुमा संरचना होती है। और ये जो धागेनुमा संरचना, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब छोटी आंत पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे ही छोटी आंत जो है वो इस तरीके से छोटी आंत खत्म होकर के और इस तरीके की जो है उसमें ये जाकर के एक स्ट्रक्चर बनती है। तो ये यहां से जो है, यहां से और यहां से ये जो पार्ट है, ये अंदर तो जो थी ये वाली, तो ये क्या थी, ये छोटी आंत थी, इस तरीके से ये वाली छोटी आंत थी। और यहां से जो है, यहां से ये जो भाग आ गया, यहाँ छोटी आंत खत्म हो गई, यहाँ बड़ी आंत शुरू होती है। ये यहाँ पे बड़ी आंत शुरू होगी। जैसे यहाँ पे बड़ी आंत शुरू होगी तो इस बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में यहाँ पे एक धागेनुमा संरचना होती है और लगभग 18 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो धागेनुमा संरचना होती है, यही धागेनुमा संरचना अपेंडिक्स कहलाती है और इसे कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं। अब ये जो धागेनुमा संरचना, कभी कभार इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब इसकी लंबाई बढ़ती है तो बहुत जो है पेट के अंदर बहुत भयंकर जो है पीड़ा होती है, दर्द होता है। जब ये ऐसा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि साहब जब अपेंडिक्स को निकाल दिया गया तो उसके बाद भी हमारा शरीर आसानी से कार्य क्यों करता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने की बात है, इमेज बनाइए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बात इसलिए है क्योंकि ये अपेंडिक्स, भाई इसको निकाल दिया, अब निकाल दिया इसका मतलब ये कोई कार्य नहीं कर रहा था। और यहाँ से स्पष्ट बोला साहब ये अवशेषीय अंग है। जब अवशेषीय अंग है तो कुछ तो शरीर में कार्य करता होगा, पहले तो कुछ कार्य करता होगा, ये कार्य करता था। मैं समझाऊंगा आपको क्या कार्य करता था। देखिए आपके शरीर में, जब भी आपके शरीर में सेलुलोज पहुंचता है, कौन पहुंचता है, कौन पहुंचेगा, सेलुलोज। जब भी शरीर में सेलुलोज जाएगा, इस सेलुलोज का पाचन सिर्फ और सिर्फ
हमारे मानव पाचन तंत्र में, हमारा जो मानव पाचन तंत्र है, इस मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। आसानी से नहीं हो पाता, मैंने बोला ना कि सरल जो होगा उसमें क्या होगा, आसानी से हो गया। हमने जटिल क्यों कहा, क्योंकि साहब आसानी से नहीं हो रहा ना, आसानी से नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या बोला कि जटिल है, क्योंकि जटिल आसानी से इसका पाचन नहीं हो पाता। इसका पाचन हमेशा बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में, बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग है जिसे सिकम कहते हैं, उस प्रारंभिक भाग में एक पार्ट होता है, उसका क्या नाम है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो इसका पाचन करने का कार्य करता है। इसीलिए जब भी कभी किसी व्यक्ति की अपेंडिक्स निकाल दी जाती है तो उसे हमेशा सलाह दी जाती है कि घास फूस की पत्तियों को आपको कभी भी नहीं खाना है। यानी कई लोग सुबह सुबह नीम की पत्तियां खाते हैं, भाई नहीं खाना है। जिसके अपेंडिक्स निकाल दी वो नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, भाई पाचन ही नहीं करेगा, उसमें है क्या, सेलुलोज। अब जब सेलुलोज शरीर में जाएगी, सेलुलोज को पचाने के लिए अगले के पास में ये अपेंडिक्स है ही नहीं, तो कहां से पाचन करेगा उसका। एक बात याद रखना कि भारतीय सेना में कभी भी किसी भी सैनिक के अगर अपेंडिक्स जो है, इस अपेंडिक्स की साइज ग्रोथ कर जाती है, साइज बढ़ जाती है, तो कभी भी इस अपेंडिक्स को निकालने की परमिशन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती कि सेना में किसी भी सैनिक को कभी भी किसी भी समय जो है घास फूस की पत्तियां खा करके जीवित रहना पड़ सकता है। उसे भोजन नहीं मिले, किसी ऐसी जगह पे पहुंचा जहां भोजन संभव ही नहीं हो मिलना, उसे घास फूस की पत्तियां खा करके जीवित रहना पड़े, साहब नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि उस सैनिक की कभी भी अपेंडिक्स निकालने की परमिशन नहीं दी जाती। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताया है, याद रखना है कि सेलुलोज जो होता है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट इसलिए होता है कि इसका मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के जो पाचन तंत्र है उसमें इसका आसानी से पाचन नहीं होता है। इसका पाचन सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स अथवा कर्मी रूप परिशेषिका नामक जो अवशेषीय अंग होता है वो इसका पाचन करने का कार्य करता है। तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी इमेज आपके दिमाग में बन गई। अब हम यहाँ बात कर लें प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। कई जगह आपको लिखा मिलता है कि साहब ये लिपोप्रोटीन की बनी है, बात एक ही है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। यानी आपसे सवाल करे कि साहब बताइए जंतु कोशिका का जो आवरण होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, वो प्लाज्मा झिल्ली किस चीज की बनी हुई है, तो आप क्या बता देंगे, या तो आपको लिपिड प्लस प्रोटीन लिखा हुआ मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, लिपोप्रोटीन। तो आपका सीधा सा आंसर उसका क्या होना चाहिए, लिपिड प्लस प्रोटीन अथवा लिपोप्रोटीन। यहां आपसे सवाल कर ले कि बताइए जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए साहब वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, आपका सीधा आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए लिपिड प्लस प्रोटीन के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी थी, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ देखिए एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी बात रखी, रॉबर्टसन नाम का एक साइंटिस्ट था। देखिए आपको समझाते हैं, रॉबर्टसन नाम का एक साइंटिस्ट था। इस रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने 1959 में एक बात बताई, एक अवधारणा दुनिया के सामने रखी, और उसने कहा कि कोशिका के चारों तरफ 3 लेयर होती, तीन लेयर होती, इस तरीके से ये 3 लेयर उसने बताया। रॉबर्टसन ने अपनी अवधारणा में समझाया कि साहब कोशिका के बाहर 3 प्रकार की लेयर होती हैं, और इन 3 प्रकार की लेयर में जो बाहर की लेयर होती है और जो अंदर की लेयर होती है, ये दोनों तो बनी होती है लिपिड की, और अंदर की जो होती है ये बनी होती है प्रोटीन की। और उनकी इस अवधारणा को माना भी गया, इसके अलावा भी 2 अवधारणाएं और प्रस्तुत करी गई। एक साइंटिस्ट थे सिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1972 में उन्होंने जो है ये अपनी अवधारणा प्रस्तुत करी। सिंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1972 में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। इनके साथ एक साइंटिस्ट और भी थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के और ये अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, और इन्होंने बताया कि साहब ये जो 2 लेयर है, बाहर वाली जो 2 लेयर, जिन्हें हमारे जो इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन, जिन्होंने बताया था कि ये तो लिपिड की बनी होती है, उन्होंने कहा कि साहब ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, और इनके बीच की लेयर में भरा होता है प्रोटीन, बीच की लेयर प्रोटीन की बनी होती है। तो अब जो है वर्तमान में सबसे लेटेस्ट जो है ये जो अवधारणा थी ये इनकी दी हुई है, इसलिए इनकी अवधारणा अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। इधर का प्रश्न आपका बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें हमने सारी बातें आपको ठीक करके सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं इधर के पार्ट की बात करते हैं, अब हम समझाते हैं। हमारी उसी बात के ऊपर जाइए, हमने लड्डू वाली बात आपको समझाई थी। अब हम उसके डब्बे के बाह्य आवरण के बारे में बात कर चुके हैं। मिठाई का डब्बा, उसके अंदर मिठाई भरी हुई है, ठीक है। अब उसका जो रैपर है, जो उसका जो बाहर का जो बॉक्स है,
उसके बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे मिठाई कैसी है, उस मिठाई के अंदर क्या है, वो किस चीज से क्या उसका कंपोजिशन है, किस चीज से मिलकर के वो बनी है, इसके बारे में अब हम अगली बात करते हैं। तो दूसरा हमारे सामने जो लिखा हुआ वो क्या है, जीव द्रव्य। क्या है भाई, जीव द्रव्य। देखिए साधारण सी डेफिनेशन है कि कोशिका का बाह्य आवरण छोड़कर, कोशिका का बाह्य आवरण छोड़कर शेष समस्त कोशिका का बचा हुआ भाग ही जीव द्रव्य कहलाता है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, याद करना ही नहीं है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप खुद चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे कि साहब जीव द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए मिठाई के डब्बे वाली बात को मत भूलना, आपको साधारण सी बात है, मिठाई के डब्बे में जो मिठाई है इसकी डेफिनेशन देनी है, कुछ भी मत सोचिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक समझने सी बात है, इस मिठाई के डब्बे के बाह्य आवरण को छोड़कर इसके अंदर जो कुछ भी है उसे ही मिठाई कहा जाएगा। साधारण सी बात है। यहाँ पे भी आप आसानी से बता देंगे कि साहब किसी भी कोशिका के बाह्य आवरण को छोड़कर शेष समस्त बचा हुआ भाग ही जीव द्रव्य कहलाता है। एक महान वैज्ञानिक हुए थे साहब, नाम क्या था, हेक्सले। ये हेक्सले एक महान वैज्ञानिक थे मित्रों, और इस हेक्सले ने जो है इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, जीवन का भौतिक आधार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि भाई जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि वैज्ञानिक हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। कैसे भी सवाल पूछ ले उत्तर वही रहेगा। आपसे पूछ ले कि साहब हेक्सले ने जीव द्रव्य को क्या बताया, तो हम बोल देंगे साहब जीवन का भौतिक आधार बताया। वो कहे कि साहब हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे बताया, बोल देंगे साहब जीव द्रव्य को बताया। कैसे भी सवाल पूछ ले आपके दिमाग में ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा के लिए रहनी चाहिए। अब हम इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मिठाई की बात करते हैं साहब, मिठाई किन चीजों से मिलकर के बनी उसकी बात करते हैं। तो साहब दो चीजों से मिलकर के बनी, कौन कौन सी दो चीज थी आपको समझाते हैं। एक तो है साहब उसके अंदर कौन है, केंद्रक। कौन है भाई, केंद्र। यानी आपके अंदर जो भी उसमें जो मिठाई डली हुई थी, उस मिठाई के बीच में आप ऐसा समझिए कि कोई दूसरी जो मिठाई है वो उसके बीचों बीच में रखी हुई, उसके बीच में, यानी उससे उस मिठाई को बनाया गया तो उसके बीच में कोई दूसरी चीज जो है वो रख दी गई। ठीक है, अब इधर की हम बात करें तो इधर जो है, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इधर वाले भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक बात दिमाग में आप अलग से सीन क्रिएट कर लेना कि साहब द्रव्य में और द्रव में दिन रात का फर्क होता है। द्रव्य पदार्थ होता है और द्रव जो है पदार्थ की एक अवस्था होती है। इसलिए दोनों ही बातें आप अपने दिमाग के अंदर इसकी इमेज फिट करके रखना। अब अगली बात हम करते हैं, देखिए कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की हम बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। बहुत साधारण सी डेफिनेशन है जीव द्रव्य की तरह ही कि साहब जीव द्रव्य का केंद्रक को छोड़कर शेष समस्त बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी आप ऐसा समझिए कि आपकी कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं, आपकी कोशिका में जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, उन सभी अंगों में बीचों बीच में जो केंद्रक है, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह एक तरफ पाया जाता है। तो इस बीचों बीच में जो केंद्रक है या पादप कोशिका में जो साइड में जो केंद्रक है, इसको छोड़कर उस कोशिका में शेष समस्त जो बचे हुए भाग हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। संयुक्त रूप से उन्हें कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब आपको हम समझाते हैं कि ये कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य के कौन कौन से भाग हैं। देखिए सारे के सारे भाग हम आपको समझाते हैं, जुगाड़ के साथ समझाएंगे सारी बात, अभी कभी हम आपको याद कराएंगे। सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है कोशिका कला। क्या नाम है भैया, कोशिका कला, उसका नाम है कोशिका कला। दूसरा जो भाग है उसका नाम है गोल्जी काय, उसका नाम है गोल्जी काय। और गोल्जी काय को कई जगह पे लिखा रहता है गोल्जी उपकरण। क्या लिखा रहता है, गोल्जी उपकरण लिखा रहता है। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं, तो तीसरा जो अंग होता है उसका नाम है साहब लाइसोसोम। क्या नाम है साहब उसका, लाइसोसोम। उसके बाद हम अगले अंग की बात करें तो अगला अंग है साहब कौन, उसका सूत्रकणिका। क्या नाम है भैया, सूत्रकणिका। उसके बाद हम अगली बात करें तो अगला अंग है इसका लवक, प्लास्टिड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लवक। उसके बाद में अगला जो अंग होता है उसे कहते हैं साहब अंतःप्रदायी जालिका। क्या कहते हैं, अंतःप्रदायी जालिका। अंतःप्रदायी जालिका भी कई जगह लिखा रहता है अंतःप्रदायी जालिका। और इसके बाद में अगला जो अंग आता है वो आता है कौन सा, राइबोसोम। अगला अंग आता है राइबोसोम। और राइबोसोम के बाद में जो अंग आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसको बोलते हैं तारक काय, तारक काय। इसके बाद में जो अंग आता है उसे कहते हैं
रिक्तिका। क्या कहते हैं भैया? रिक्तिका कहते हैं। तो हम कुल जो है कोशिका द्रव्य के अंदर इन सभी अंगों को पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 प्रकार के अंगों को पढ़ेंगे। इसका मतलब साधारण सा मतलब ये है कि कोशिका जो है वो कोशिका के जो अंग होते हैं वो ये 9 अंग होते हैं जो कोशिका के अंदर सारा मिलकर के काम करते हैं। इन 10 के 10 अंगों के बारे में हम आपको समझाएंगे, सारी की सारी बात बताएंगे। मैं एक बार इनको ऊपर से लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी एक एक अंग के बारे में सारी बातें समझाते हैं, ऊपर लिख करके प्रत्येक अंग के बारे में बताते हैं, याद भी कराते हैं। ये इनके साथ में जो है एक रोचक कहानी सुनाऊँ आपको मैं, उस कहानी को आपको समझना है, बस कहानी को समझना है। कोशिका के अंग को अपने आप ही आपके खुद ही समझ में आ जाएंगे, आप खुद ही बता देंगे, चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे कि आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा था कोशिकांग, यहाँ मैंने लिखा कोशिकांग, और इन कोशिकांग में पार्ट्स ऑफ सेल, इन कोशिकांग में जो है हम देखते हैं, हम लिखते हैं कोशिकांग में ये सारे के सारे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा था कोशिका, कोशिका कला। दूसरा जो अंग है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोल्जी-काय। दूसरा जो अंग है वो मैं लिखता हूँ गोल्जी-काय। आपने कई जगह पे गोल्जी उपकरण पढ़ा होगा, कई जगह पे गोल्जी उपकरण पढ़ा होगा। उसके बाद में अगला होता है, उसका नाम है लाइसोसोम, उसका नाम है लाइसोसोम। उसके बाद इसके बाद जो अगला है उसका नाम है सूत्रकणिका, उसका नाम है सूत्रकणिका। उसके बाद आएगा अंतःप्रदायी जालिका। कौन आएगा? कौन आएगा? अंतःप्रदायी जालिका। इसके बाद में है उसके ये होगा राइबोसोम। कौन होगा भैया? राइबोसोम। उसके बाद कौन आएगा? तारककाय। कौन होगा? तारककाय। और इसके बाद जो होता है वो होता है रिक्तिका, रिक्तिका। अब देखिए इनके बारे में समझिए, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसमें से एक रह गया, लवक रह गया। सूत्रकणिका के बाद आता है लवक। 9 हो गए, 9 देखिए भैया। अब आपको समझाते हैं सारे सारे। केंद्र किसके बाद आएगा? दूसरा पार्ट है वो अलग है। ये कोशिकांग जो है ये कोशिका द्रव्य के भाग है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोशिका, कोशिका द्रव्य के भाग है। ठीक है, इसके बाद अगली बातें मैं आपको सारी की सारी समझाता हूँ। अब सुनिए भैया, देखिए इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सभी को। इसका अपन सेंस निकालते हैं C4 हो गया कोशिका कला। इसका निकालते हैं G4 हो गया गोल्जी-काय। इसका निकालते हैं L4 बढ़ गया लाइसोसोम। इसका निकालते हैं S4 हो गया सूत्रकणिका। इसका निकालते हैं L4 हो गया लवक, प्लास्टिक। ये हो गया अंतःप्रदायी जालिका, A4 अंतःप्रदायी जालिका। राइबोसोम R4 हो गया राइबोसोम। T4 क्या बनता है? तारककाय। और R4 क्या बनेगा? रिक्तिका। देखिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म से इसको हमेशा के लिए हमेशा आपकी याद रहेगा, हमेशा आपके दिमाग के अंदर रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए इसको घुमाइए, दिमाग में फिल्म इमेज बनाइए। सीजीएल, सीजीएल SLARTR, सीजीएल सलाट। देखिए एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि जाइए आप सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करें। देखिए सीजीएल SSC एक भर्ती करवाती है जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसे सीजीएल कहा जाता है। तो देखिए सीजीएल बन गया ऐसे कि भाई सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करो। उसने बोला सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करो। उसके बेटे ने कहा कि मुझे LA मतलब मेरे को ला करके दो, मुझे ला करके दो। क्या ला करके दे उसको? RTR, कि मेरे को RTR मोटरसाइकिल होती है अपाचे, ठीक है, टीवीएस की। साहब मुझे क्या ला करके दो? RTR ला करके। तो यहाँ से आपके दिमाग में हमेशा इमेज बनेगी कि उसके पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करो। उसने बोला मेरे को ला करके दो। क्या ला करके दे? RTR ला करके दो। तो देखिए यहां से बात बनी। तो अब सुनिए अगली बात हम आपको बताते हैं, यही से आपको समझाते हैं। अब आप जो है इस चीज को भूल करके जो बात मैं आपको समझा रहा हूं उसे एक बार अपने दिमाग से निकाल दें। एक बार अपने दिमाग से निकाल करके कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, उस कहानी को समझिए। और कहानी को ढंग से समझना है, और कहानी के पात्र जो मैं आपको बताऊंगा उस कहानी में जिन जिन लोगों का रोल है उसे बहुत आसानी से बहुत ढंग से समझना है, हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। सुनिए बात, देखिए हम जेडीए की बात कर रहे हैं। जेडीए आप समझते हैं जेडीए का मतलब क्या है? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। जेडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण, साबी विकास प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण का मतलब जो है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या है? कि जयपुर के अंदर विकास करना। भाई इसका काम क्या है? जयपुर में विकास का कार्य किसका है? जेडीए का।
अब साहब क्या हुआ कि जयपुर में जो है जेडीए ने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी। वहां कलेक्टर है जोगाराम जहांगीर, तो उनसे जो है इन्होंने मुलाकात करी। मुलाकात करके और जो है जेडीए के अधिकारियों ने मुलाकात करके कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि कलेक्टर साहब, हमारे पास जयपुर शहर का विकास करने के लिए पैसा नहीं है। तो जेडीए के अधिकारियों के साथ जो कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई, तो कलेक्टर साहब ने वहां पे और कुछ अधिकारियों को बुलाया, बुला करके और जेडीए के अधिकारियों की जो समस्या थी वो सबके सामने रखी, और उन्होंने उस समस्या को सबके सामने रख करके समझाया कि साहब देखिए कि जेडीए के अधिकारी मेरे पास आए हैं और इनकी एक समस्या है। इनकी समस्या ये है कि इनके पास में पैसा नहीं है, इनके पास में धन नहीं है और बिना धन के ये जयपुर का विकास करने में असमर्थ हैं। तो जब अधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कलेक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि साहब ऐसा करते हैं कि जयपुर शहर में जेडीए की बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी सरकारी जमीन जेडीए की। साहब उस जमीन को, किसी को एक जमीन को हम क्या करते हैं, कॉलोनी में कन्वर्ट कर देते हैं, जेडीए की सारी सुविधाएं दे देंगे, जेडीए के अंदर उसको अप्रूव कर देंगे, और अप्रूव करने के बाद उस कॉलोनी के जो है हम नीलामी करके और उस कॉलोनी के प्लॉटिंग करके उस कॉलोनी को बेच देते हैं। जैसे ही कॉलोनी के प्लॉटिंग करेंगे 100 गज के प्लॉट बना देते साहब, और 100 गज के जो प्लॉट बनाएंगे, ये प्लॉट बनाने से हमें धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति होगी ना जयपुर विकास प्राधिकरण जो है वो जयपुर का विकास करने में काम में ले ले। अब ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब साहब उन्होंने प्लान किया कि साहब ठीक है, जयपुर के बाहर की तरफ जो है एक इस तरीके से कॉलोनी है, और इस कॉलोनी को हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलोनी के अंदर हम 100 गज के प्लॉट काट देंगे। जैसे ये बात हुई तो एक समझदार अधिकारी ने सरकार को सुझाव दिया कि साहब आप जब 100 गज के इसके अंदर प्लॉट बढ़ाएंगे, तो 100 गज के जो इसके अंदर जो आप प्लॉट काटेंगे, अगर मान लीजिए कि उस प्लॉट में उसके अंदर आपने जो है 100 प्लॉट काटे, 100 प्लॉट में से सिर्फ 50 ही इसके खरीदार मिले, तो ये जमीन बिक भी जाएगी और बिकेगी भी नहीं। यानी हमें कुछ ही धन की प्राप्ति होगी और हमारा मिशन भी प्राप्त नहीं होगा, मिशन भी पूरा नहीं बनेगा। कल को कोई नई कंपनी आकर के कलेक्टर साहब को बोलेगी साहब हमें एक साथ ही कितनी इकट्ठी जमीन चाहिए, हमने तो पहले से ही 50 प्लॉट यहाँ बेच दी, तो प्लॉट भी कौन कौन से लोग खरीदेंगे, कॉर्नर वाले खरीदेंगे, तरह तरह की समस्या आएंगी। कलेक्टर साहब ने दिमाग लगाया, कोई वास्तव में ये बात तो सही कही जा रही साहब, ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने उसी अधिकारी से उसका समस्या का सोल्यूशन पूछा, बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कलेक्टर साहब को समझाया कि कलेक्टर साहब ऐसा करते हैं कि हम एक नीलामी की सूचना अखबार में निकलवाते हैं, एक नीलामी की सूचना निकलवाते हैं, और उस नीलामी की सूचना में हम ये लिखते हैं कि भाई जिस को प्लॉट चाहिए वो आए और आकर के जो है यहाँ से अपना जिसको जितना बड़ा प्लॉट चाहिए उतना बड़ा प्लॉट वो रोके, और रोक करके सरकार को बता दे, और सरकार को जो है उसका उतना धन जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दे। सब इस तरीके की उनके बीच में बातें हुई। तो कलेक्टर साहब ने कहा भाई बिल्कुल अच्छी बात है, चलिए ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं कि साहब 15 मई को हम जो है ये प्लॉटिंग की जो नीलामी की जो प्रक्रिया है इसे शुरू कर देंगे। कोई नहीं, सारी की सारी बातें फिट हो गई, सारी की सारी बातें मान ली गई, और 15 मई की जो है वो तारीख निर्धारित कर दी गई कि 15 मई जब आएगी उस 15 मई को हम इस तरीके से नीलामी करेंगे। चलिए भाई कोई बात नहीं है। अब साहब 15 तारीख आई, जैसे ही 15 तारीख आई तो 15 तारीख से जस्ट एक दिन पहले जिले के एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को मालूम हुआ कि साहब कलेक्टर साहब ने कुछ इस तरीके का आदेश निकाला था और शहर के अंदर प्लॉटिंग होनी है, और प्लॉटिंग में नीलामी जो है वो इस आधार पे है कि पहले आओ पहले पाओ। तो इस आधार का मतलब ये है कि लोग यहाँ बहुत तेजी से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे तो देश में ट्रैफिक के अंदर जो है आपस में गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा तो लोग मरेंगे। तो कुछ लोगों ने जो है फटाफट कलेक्टर साहब से मुलाकात करी और कलेक्टर साहब को जाकर के बोला कि कलेक्टर साहब, उन्होंने बोला बताइए कि कलेक्टर साहब एक बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने बताइए क्या समस्या होगी साहब, आपने 15 तारीख को बुलाया है, यहाँ रोड पे एक्सीडेंट होगा, लोग भागेंगे। तो उन्होंने बताया एसपी साहब ये बात तुम्हारे दिमाग में थी, बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो आपकी कॉलोनी है इस कॉलोनी के मुख्य गेट के ऊपर आप ऐसा कीजिए कि एक पुलिस का थाना खुलवा दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, चलिए ये आपकी जो है कॉलोनी है, इस कॉलोनी के मुख्य गेट के ऊपर हम एक जो है थाना खुलवा देते हैं। एसपी साहब ने तुरंत जो है थाने को मंजूरी दिलवाई और जहां पे उन्होंने क्या कर दिया, एक थाना खुलवा दिया। इस तरीके से वहां पे बन गया एक थाना। ठीक है साहब, अब ये जो थाना था इस थाने का नाम रखा गया, यहाँ पे नाम रखा गया कि साहब ये जो थाना है इसका नाम है पुलिस थाना गोलजी नगर। ये इसका इस थाने का नाम रखा गया पुलिस थाना गोलजी नगर। यहाँ पे ये इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए और बैरिकेड्स लगा करके
कि अब जो है यहाँ इस तरीके से गाड़ियां आएंगी और उन गाड़ियों की चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद ही जो है वो गाड़ियां यहाँ से आगे जा पाएंगी। इस तरीके से साहब यहाँ पे जो है बैरिकेड्स लगा करके और गाड़ियां बना दी गई। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही 15 तारीख आई, 15 तारीख को शुरू हुआ, यहाँ पुलिस थाना आसानी से गाड़ियों को चेक किया गया और धीरे धीरे उनको यहाँ से आगे जाने की परमिशन दी गई। पहले भाव के आधार पर लोगों ने जो है इसके अंदर अपने जो प्लॉटिंग, जिसको जितना बड़ा प्लॉट चाहिए था उसने उतना ही बड़ा जो है प्लॉट यहाँ रोक लिया और अपने हिसाब से लोगों ने यहाँ प्लॉट ले लिया। अब साहब क्या हुआ, इसी घटना के बीच में एक आदमी यहाँ बीच में आया। जैसे एक आदमी बीच में आया, शक्ल से देखने पे भिखारी जैसा लग रहा, अब उसको देखा तो उसने यहाँ आकर के कहा कि यहाँ जो भी लोग मौजूद थे जिन्होंने प्लॉटिंग कर ली थी, उन्हें आकर के उसने भिखारी ने आकर के कहा कि साहब जो है मेरे को यहाँ प्लॉट चाहिए। लोगों ने कहा भाई प्लॉट का क्या करेगा, भाई भिखारी जैसा तो लग रहा है, तेरे क्या काम है, ये तो व्यवसायिक रूप से जमीन कटेगी। उसने कहा साहब नहीं, मेरे को तो प्लॉट चाहिए, मैं तो यहाँ प्लॉट लेकर के रहूं, उनका पैसा आया, पैसा तो नहीं है। अरे साहब जेडीए तो खुद ही पैसे के भाव में जमीन बेच रहा है, आपको वैसे पैसा चाहिए? उनका नहीं साहब मेरे को तो चाहिए, मैं तो लूंगा। उनका भाई जमीन नहीं मिलेगी, हम सब लोगों ने यहाँ देखिए पहले आए हैं, सबसे पहले आकर के पैसा दिए, पैसा देकर हमने यहाँ प्लॉटिंग करी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ प्लॉट चाहिए। लोगों के साथ उसकी बहस हुई तो उसने कहा भाई ऐसा है कि अगर यहाँ पे ये प्लॉट आप मुझे नहीं देंगे तो या तो इस जन्म में या अगले जन्म में आप लोगों को मैं दिन रात परेशान करूंगा। बोला दिन रात कैसे परेशान करेगा? बोला परेशान ऐसे करूंगा कि इस जन्म में मेरे को नहीं दोगे तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मर जाने के बाद मैं आपको जो है ऊपर से किसी एक जो है भूत वगैरह के रूप में आकर के मैं आपको रोज रोज परेशान करूंगा। लोगों ने कहा ऐसा कैसे, क्या करेगा? चल ठीक है तू मरी जा, कोई बात नहीं, मर जा, दिखी जाएगी जो कुछ होगी सो। अब सब क्या हुआ, इस भिखारी ने उसी समय पे आत्महत्या कर दी। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब जब इसने आत्महत्या करी, लोगों ने देखा भाई इसने आत्महत्या कैसे करी, तो जैसे ही इसने आत्महत्या करी तो यहाँ से लोगों ने, किसी ने तुरंत जो है पुलिस को फोन करा कि साहब यहाँ जो है एक आदमी आया था ऐसे भिखारी, और उस भिखारी ने क्या कर लिया साहब अपनी आत्महत्या कर ली। जैसे ही लोगों ने पुलिस को फोन करा तो साहब यहाँ से पुलिस को जैसे ही फोन करा 100 नंबर पर, जैसे ही 100 नंबर पर फोन करा यहाँ पुलिस आई। या जैसे ही पुलिस आई तो साहब जैसे ही ये पुलिस आई, इस पुलिस ने आते ही लोगों से पूछा भाई इसके बारे में कौन जानता है, क्या जानता है? तो साहब एक आदमी ने बताया कि हम ये जानते थे कि इस आदमी के पास पैसा तो था नहीं और ये आदमी हमेशा जो है अपशिष्ट पदार्थों को खाता था और अपशिष्ट पदार्थों को खा करके गुजर बसर करता था। अपशिष्ट पदार्थों को खाता था और खाने के बाद अपना गुजर बसर करता था। तो पुलिस ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, कैसे क्या बात हुई? लोगों ने सारी बात समझाई। पुलिस ने कहा बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, ये जो भिखारी था इस भिखारी का अब इसकी डेड बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए लेकर के चलते हैं। तो साहब यहाँ से पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए। पोस्टमार्टम, अब साहब जैसे ही पोस्टमार्टम के लेकर के कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे साहब? अस्पताल में। अब जैसे ही अस्पताल में उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए तो अस्पताल में जाने के बाद अस्पताल वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि साहब आप इस हॉस्पिटल में आए, इस हॉस्पिटल में हम इसका पोस्टमार्टम तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब एक समस्या है बहुत बड़ी, उनका बताइए कि साहब जिस ऑपरेशन थिएटर में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे उस थिएटर में जो है अभी फिलहाल विद्युत की सप्लाई नहीं है, उसके अंदर बिजली नहीं है। तो उन्होंने पूछा साहब बिजली कब आएगी? तो उनका साहब बिजली जो है वो आपको जाकर के नजदीक के पावर हाउस में जाकर के आपको बिजली चलवानी पड़ेगी। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, पता ये पावर हाउस कहाँ है? तो उन लोगों ने समझाया कि साहब आप जब यहाँ से चलेंगे तो राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में जाने के बाद एक नगर आएगा और उस नगर के अंदर साहब पावर हाउस है। उसने पूछा भाई कौन सा नगर आएगा? तो उसने बताया साहब एक नगर आएगा जिसका नाम है माइट्रोकोन्ड्रिया नगर। माइट्रोकोन्ड्रिया नगर आएगा साहब, और इस माइट्रोकोन्ड्रिया नगर में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको एक पावर हाउस मिलेगा और उस पावर हाउस में जाने के बाद आप जो है आसानी से बिजली चढ़वा देंगे, हमारे बिजली देंगे। साहब पुलिस गई, यहाँ से पुलिस गई और जाकर के पुलिस जब गई वहां पे तो पुलिस ने जाकर के जो है बिजली चढ़वाई और बिजली चढ़वाने के बाद यहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था
कि ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता था, अपशिष्ट पदार्थ खाता था, और इस अपशिष्ट पदार्थों के खाने के कारण जो है इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब साहब जब लोग पुलिस ने देखा कि भाई ठीक है ये जो व्यक्ति था ये इस तरीके से मर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पुलिस ने जब इसके रिकॉर्ड मंगवाए तो पुलिस को पता चला रिकॉर्ड मंगवाने के बाद कि इस व्यक्ति का जो नाम था वो इस व्यक्ति का नाम था लाइसोसोम पुत्र श्री लाइसोसोम सन ऑफ श्री कोशिका, मतलब सेल, यानी कोशिका का बेटा था, नाम था इसका लाइसोसोम। ये पता चल गया साहब, पुलिस को पता चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस ने क्या करा, इसको ले जाकर के सुपुर्द कर दिया कि कोई बात नहीं, ले जाओ और इसको ले जाकर के सुपुर्द कर दो। इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि जब पोस्टमार्टम किया तो आप सब आसानी से जानते हैं कि जब भी पोस्टमार्टम करेंगे तो किसको काटा जाएगा, कंकाल तंत्र को काटा जाएगा। किसको काटा जाएगा, कंकाल तंत्र को काटा जाएगा। तो इस प्रकार लाइसोसोम पुत्र श्री कोशिका को जो है वो ले जाकर के सुपुर्द कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया और जो है इसका इस तरीके से पोस्टमार्टम करा, सारी जानकारियों को पता चला। अब साहब यहाँ कॉलोनी बस गई। कॉलोनी बसने के बाद साहब 2020 जब आई तो 2020 में कुछ लोग जो है वो यहाँ से जाकर के कलेक्टर साहब से मिले और वापस जब ये कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि बताइए कॉलोनी वासियों आपको किस प्रकार की समस्या है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब को बताया कि कलेक्टर साहब हमारा जो शहर है, जो कॉलोनी आपने बसाई थी, हमारी जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में हम लोग उद्योग धंधे बहुत चलाते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई कौन कौन से उद्योग धंधे चलाते हैं। देखिए हमारे तो देश के अंदर उद्योग धंधा, उन्होंने कहा साहब हम उद्योग चलाते हैं। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो तो वैसे ही जो है आप खुद जानते ही कि देश में वो उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए योजना है। सरकार का मेक इन इंडिया का नारा है कि सब कुछ हिंदुस्तान में ही बनाओ। तो कलेक्टर साहब ने पूछा भाई बहुत बढ़िया बात है, आप उद्योग चलाते हो, अच्छा बताओ आप कौन सा उद्योग चलाते हो। उन लोगों ने कहा साहब हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। उनका भाई किस चीज की फैक्ट्रियां, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। उनका साहब हमारे यहाँ फैक्ट्रियां हैं कि हमारे यहाँ जो है हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि साहब हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उनका ठीक भाई बहुत बढ़िया बात बताई। अब साहब क्या हुआ, उन्होंने कलेक्टर साहब ने पूछा कि भाई प्रोटीन का निर्माण तो आप करते हैं, लेकिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो आपको समस्या कहाँ आ रही है। उन्होंने बताया कि मोदी जी हमारे इस कॉलोनी में हम लोगों को प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा करके आना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह हमें प्रोटीन को ले जाना पड़ता है, और जब प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो यातायात के रूप में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा भाई बहुत जो है इस समस्या का समाधान बताइए कैसे करें। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ से शहर में आप एक काम करिए कि हमारे शहर में आप इस तरीके से ट्रेन की पटरियां गुजरवा दीजिए, और ट्रेन की जब ये पटरी यहाँ से गुजर जाएंगी तो हमारे यहाँ से जब रेल गुजरेगी तो उसमें हम आसानी से इस प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी। अब साहब कोई समस्या नहीं आएगी तो कलेक्टर साहब ने जो है मंत्री साहब को, रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब को फोन करके और यहाँ से पटरियां गुजरवा दी और यहीं पे एक स्टेशन बनवा दिया, यहीं पे एक प्लेटफॉर्म बनवा दिया, एक जंक्शन बनवा दिया, और इस जंक्शन का नाम रखा गया इस जंक्शन का नाम रखा गया राइबोसोम जंक्शन। क्या नाम रखा गया, राइबोसोम जंक्शन नाम रखा गया। और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया प्रोटीन वाला प्लेटफॉर्म। क्या कहा गया, प्रोटीन वाला प्लेटफॉर्म। देखिए हमारे देश में जहाँ जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है उसे उसी जैसा नाम ले देते हैं। अब जयपुर के राजा जो हमारे राजा थे मान सिंह साहब, उनके दिमाग में आ गई तो उन्होंने गुलाबी कड़ी करवा दी जयपुर के, तो साहब क्या बन गया, पिंक सिटी बन गया। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी ये प्लेटफॉर्म था। तो ये यहाँ क्या होता था, इनके यहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री की प्रोटीन निकलता था, यहाँ क्या नाम डाल दिए इसका, प्रोटीन वाला जो है वो प्लेटफॉर्म, इसका नाम डाल दिए। अब इसके बीच में देखो, अब ये हमारा डिपार्टमेंट, यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, पुलिस वाला डिपार्टमेंट। कौन सा थाना है, गोलजी नगर का थाना। तो आप सब जानते ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अब इस समय जब की बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस समय जो करेंसी थी ना, उस करेंसी का नाम था वसा। क्या नाम था, वसा नाम था। तो ये जो डिपार्टमेंट था, अब जो है जुर्माने के रूप में, और आप समझते ही पुलिस महकमे को कुछ चाहिए होता है, तो वो जो भी कुछ जुर्माने के रूप में जो करेंसी वसूलते थे ना, वो उस करेंसी का नाम क्या था, वसा। क्या नाम था भाई, वसा नाम था। और ये लोग क्या करते थे
कि किसी भी व्यक्ति से उन्होंने वसा ली, यानी इसका मतलब करेंसी ली, मुद्रा ली और लेकर के उसे अपने इस जेब में डाल लिया, और जब भी जरूरत पड़ी इस जेब से उन्होंने निकाला करके दूसरी जगह पे उसको खर्च कर लिया। यानी इधर से ले रहे थे, इधर जमा कर लिया, इधर से निकाल दिया, इधर रखा और इधर जमा करके और इधर से उन्होंने बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब वो वसा को ले रहे हैं और वसा को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब वसा का वो क्या कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। वसा का क्या कर रहे हैं, पैरविकैनिक को संचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी से आपको सारी की सारी बातें जब मैं समझाऊंगा तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी बातें समझ जाएंगे, इसको पूरे को समझ जाएंगे कि आसानी से मैं आपको इसमें बातें क्या समझा रहा हूँ, आप सारी बातों को समझ जाएंगे, एक एक अंक के बारे में समझाएंगे, बिल्कुल भी आप पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कुछ था मैंने सब इस कहानी में समेट दिया है। अब सुनिए, हम शुरू से सारी की सारी बातें आपको बताते हैं, सारी बातें आपको समझाते हैं।